देखिए, आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, है ना। पढ़ रहे थे हम लोग क्या, वेक्टर। वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास जो होता है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस डायरेक्शन भी होता है। दोनों होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। नहीं, तो वेक्टर में क्या होता है, ये वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके मैग्नीट्यूड को अलग और डायरेक्शन को अलग इस तरह से लिखा जा सकता है। नहीं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। चलिए, ये जो है वेक्टर ए, नहीं, इसके पास क्या है, ये इसका हेड है। हेड जो है वो डायरेक्शन दिखाता है और टेल जो है वो क्या दिखाता है, टेल कुछ नहीं दिखाता भाई। इसका लंबाई क्या है, ये इसका लेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड को दिखाता है। कोई बड़ा वेक्टर होगा तो उसका लेंथ भी क्या होगा, बड़ा होगा। कोई मैग्नीट्यूड बड़ा तो लेंथ भी बड़ा। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। एक वेक्टर एक जो है हम लोग डाला हुआ है वीडियो, जो है वो वेक्टर का वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसमें ये सब है, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर, क्योंकि उस वीडियो का कुछ पोर्शन जो है वो टाइप ऑफ वेक्टर से इनकम्प्लीट रह गया था, वो हम लोग इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक पे एक वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखिए, टाइप ऑफ वेक्टर्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। टाइप ऑफ वेक्टर्स में हम लोग को पढ़ना है, टाइप ऑफ वेक्टर में हम लोग को पढ़ना है, पहला वेक्टर पढ़ना है, कौन सा वेक्टर, इक्वल वेक्टर। नहीं, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि अगर दो वेक्टर जो होगा अगर सेम डायरेक्शन में होगा, ये देखिए एक वेक्टर हो गया, एक दूसरा वेक्टर हो गया, ये दो वेक्टर है, अलग अलग वेक्टर है, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, और दोनों की लंबाई क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ना। अगर दो वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में, उनका लंबाई भी क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए का डायरेक्शन इज सेम एज वेक्टर ए का डायरेक्शन। हेंस हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 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 एंड डायरेक्शन क्या हो, एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो क्या कहलाएगा, हो, तो उन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। अच्छा, उसका दूसरा क्या है, अपोजिट वेक्टर या पैरेलल वेक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पैरेलल वेक्टर। देखिए इधर पढ़ते हैं पैरेलल वेक्टर। कि पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं, पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। देखिए दोनों की लंबाई क्या सेम है क्या, नहीं, दोनों की लंबाई सेम नहीं है, दोनों की लंबाई सेम नहीं है। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, हाँ, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर दोनों की लंबाई भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, दोनों का लंबाई सेम नहीं है पर डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इन लोगों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है, पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन दोनों का सेम है। इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। इसमें भी थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। नहीं, हम लोग बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही
डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, तो उन्हें पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको दोनों समझ में आया होगा। चलिए इसको आप उतार लीजिए, इसको मैं इसको रब करूंगा, आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अभी देखिए तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे वो देख लीजिए। अगर दो वेक्टर जो हो और दोनों का लंबाई क्या हो, सेम हो, पर डायरेक्शन क्या हो, 180 डिग्री उल्टा हो, देख लीजिए थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे क्या कि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। देखिए यहाँ माइनस साइन, निगेटिव साइन, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि बी वेक्टर का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, ए के डायरेक्शन के अपोजिट है, अपोजिट है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है जो अपोजिट है। चलिए ये अगला वेक्टर पढ़ते हैं हम लोग, एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या पढ़ते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए पढ़ते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, पर वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है वो बी के अपोजिट है, या बी का डायरेक्शन जो है वो ए के अपोजिट है। इस तरह के वेक्टर्स का बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो पर डायरेक्शन अपोजिट हो, उसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखिए जो चीज अपनी भाषा में समझ में आता है ना, वो चीज दूसरी भाषा में समझ में नहीं आता है। ये आप जो ये नोट्स लिख रहे हैं, छोटे छोटे बात हिंदी में लिख रहे हैं, ये बातें आपको ज्यादा याद रहेंगी, है ना, रेदर देन कि आप उसको इंग्लिश में रट रहे हैं। तो ये आपके सुविधा के लिए, इसको इंग्लिश में लिखा जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ, पर मैं नहीं लिख रहा। क्यों? आपके सुविधा के लिए, कि आप इसको सुविधा
आपको हो आप इसको याद रख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि कोलिनियर वेक्टर। देखिए पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर 5 नंबर, को लीनियर वेक्टर। if two vectors lies on a same line, एक ही लाइन पे जो है लाई करे, अगर दो वेक्टर जो है एक ही लाइन पे लाई करे, सेम लाइन, एंड एंगल बिटवीन देम is 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो क्या कहला जाता है, कोलिनियर वेक्टर। जैसे कि देखिए, अगर वेक्टर जो है ये वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर क्या है, सेम लाइन पर, एक ही लाइन में नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यही देखिए ये वेक्टर ए, और ये देखिए ये ब्लू, ये जो है ये वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर क्या है, सेम लाइन पर है, बट एंगल कितना है इसमें, 180 डिग्री। इस तरह के वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। अच्छी बात है। अब देखिए कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। इफ 2 or more than two vectors lies in same plane, then they are known as कोप्लेनर वेक्टर। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। जैसे देखिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये तीनों वेक्टर जो है इस बोर्ड के प्लेन में ही है, कोई प्लेन से बाहर निकला हुआ नहीं है, कोई प्लेन के अंदर गया हुआ नहीं है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है इस तरह से, ये वेक्टर डी है, ये डी वेक्टर इस प्लेन से बाहर है, इस प्लेन में नहीं है, ये कोई भी वेक्टर जो हो सकता है, कहाँ हो सकता है, इस प्लेन में। ये कोई वेक्टर क्या है, प्लेन में, जो जिसमें मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही प्लेन में, अलग अलग वेक्टर है पर एक ही प्लेन में है, पर ये वाला वेक्टर इस प्लेन में नहीं है। यानी कि अगर एक ही प्लेन में हो, जैसे कि हम लोग ना नॉर्मली पढ़ते हैं फिजिक्स में, जैसे कि एक एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, एक वाई एक्सिस पढ़ते हैं, है ना, और एक पढ़ते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं जेड एक्सिस। हाँ, जेड एक्सिस एक्चुअली जो इस तरह से लाइन खींचा हुआ है इस तरह से, एक्चुअली है कहाँ, बाहर की तरफ। तो 3 प्लेन होता है, एक हुआ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के एक प्लेन बन रहा है। एक होता है वाई जेड प्लेन, ये वाई और जेड को मिला के एक प्लेन बनेगा, ठीक है। और एक होगा एक्स जेड प्लेन, जो एक्स और जेड को मिला के प्लेन बन रहा है। नहीं तो मुख्यतः जो है, जो दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर अगर एक्स वाई डायरेक्शन में ही हैं, इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अगर कोई वेक्टर जो है नीचे है, इस तरह से बाहर निकला हुआ है, तो क्या कहेंगे, वो किस प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में। और कोई वेक्टर जो इधर होगा, ऐसे ऊपर की तरफ बाहर ही निकला, पर ऊपर की तरफ, वो कौन से प्लेन में होगा, वो होगा वाई जेड प्लेन में। नहीं, तो ये होगा कोप्लेनर वेक्टर। समझना है, जब भी समझेंगे कोप्लेनर तो क्या समझेंगे, कि सभी जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे। कोलिनियर में क्या होगा, जो सभी जो होंगे वो क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, या तो उनमें एंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, या उनमें जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये काफी आसान है समझने के लिए आपके। चलिए अब आगे हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करते
है। अगला जो है वो कौन सा है, कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर देखिए, कनकरेंट वेक्टर, तो कनकरेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, अगर दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा वेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हो, ये तो आपको आसान भाषा में हो गया, या क्या कर सकते हो उसको, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन हो, कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन हो, तो उसे हम कनकरेंट वेक्टर कहते हैं, कहते हैं। समझिए क्या, जैसे ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स इधर लगा हुआ, एक फोर्स इधर लगा हुआ, एक फोर्स इधर लगा हुआ, नहीं सबका कॉमन पॉइंट ऑफ एक्शन है, या एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अगर इसको हम लोग पीछे बढ़ाएं तो ये तीनों वेक्टर जो है एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, एक पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो इस तरह का वेक्टर को क्या बोलेंगे, कनकरेंट वेक्टर। एक वेक्टर होता है को इनिशियल वेक्टर, क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर। देखिए को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखिए को इनिशियल वेक्टर है ना, पिछले पिछले वाले वीडियो में शायद मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ा दिया था, ठीक है फिर से पढ़ा देता हूँ। को इनिशियल वेक्टर, इफ टू और मोर देन टू vectors have same initial point, or they are originated from same point, then they are known as concurrent vector, sorry co-initial vector। ठीक है, एक ही जगह से अगर वेक्टर जो है शुरू हो, बहुत सारा वेक्टर एक ही जगह से शुरू हो, बहुत सारा वेक्टर, तो उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा क्या है, ये देखिए यूनिट वेक्टर बताया ही था, क्या होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर a vector whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1, ठीक है, whose magnitude is 1 and used to represent direction of a vector, called unit वेक्टर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप अभी देखते आए हैं, ये कैप लगा के जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कैप
ए कैप इज यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर का जो कैप लगता है तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर बनता है और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। देखिए बेस वेक्टर, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर को ही कहते हैं, यूनिट वेक्टर को ही कहते हैं। लेकिन बेस वेक्टर हमने डिसाइड करके पहले से रखा हुआ है, आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द बेस वेक्टर। है तो यूनिट वेक्टर ही, पर ये क्या है, बेस वेक्टर है। ये क्या करता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। अरे और ये माइनस आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस एक्स के डायरेक्शन को। जे कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को। माइनस जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस वाई के डायरेक्शन को। के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, के कैप जो रिप्रेजेंट करेगा वो ये जेड एक्सिस डायरेक्शन को। और माइनस के किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस के, माइनस जेड के डायरेक्शन को। नहीं, अच्छा अब बताते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है। आप देखिए जरा ध्यान से, वेक्टर ए के पास दो बातें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो अगर ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये है क्या, यूनिट वेक्टर। अगर हमको यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो अगर हम वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा। तो ये याद रखने वाली बात है। अच्छा एक होता है क्या, एक होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है, एक होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसी रोटेटिंग चीज के एक्सिस को डिनोट करता है और साथ में साथ उसके इफेक्ट को भी डिनोट करता है। ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन पढ़ेंगे, रोटेटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, या फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, तो वहाँ हम लोग एक्सियल वेक्टर के बारे में या बात करेंगे, ठीक है। तो एक नल वेक्टर भी जान लीजिए, थोड़ा सा जरूरी है ये नल वेक्टर। नल वेक्टर, ऐसे बहुत सारा वेक्टर होता है, वेक्टर तो ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। आप पढ़ते पढ़ते जो है खत्म हो जाएगा, मैथ में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है कि हम लोग को नल वेक्टर, नल वेक्टर जैसे मान लीजिए वेक्टर ए और उसमें हमने जोड़ दिया क्या, माइनस ए वेक्टर को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। लेकिन 0 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो रिजल्ट आया है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जो है उसका 0 है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, ऐसे वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है, तो डायरेक्शन के बारे में कोई बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। तो ये कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जो आपके काम का है, जो आपके काम का है, आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मेमोराइज कर सकते हैं, रखिए अपने पास, नॉलेज में काम आएगा, आगे काम आएगा, जो है सो यही है ना। अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर के तरफ। क्या पढ़ते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर के तरफ। देखिए आइए देखते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर की तरफ देखिए, देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर की वेक्टर का एडिशन क्या है समझते हैं हम लोग, और फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है वो समझिए जरा ध्यान से। एडिशन ऑफ वेक्टर जो है दो वेक्टर का जोड़ है। तो अभी तक तो हम लोग जो जोड़ते आए हैं वो क्या जोड़ते आए हैं, वो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा से जोड़ते आते हैं। चूंकि वेक्टर नॉर्मल चीज नहीं है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, उसके पास डायरेक्शन भी है। आज तक भी जो भी जोड़ते आए उसके पास क्या था, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था। जोड़ने के लिए हम लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम लोग आराम से उसको जोड़ सकते थे। अलजेब्रा हम लोग पढ़े हुए थे, 2 2 4 होता है, 2 3 5 होता है, ये समझते थे हम लोग। लेकिन अब इस फिजिकल क्वांटिटीज के पास जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो उसको जोड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रा डिजाइन किया गया है या बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं। और इसका अलग से जो है हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बाद में हम लोग वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। लेकिन अभी जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। 12th के सिलेबस में वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स में इनबिल्ट है,
उसको आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड्स में भी आते हैं और IITs के एग्जाम में भी 2 या 3 क्वेश्चन आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एडिशन वेक्टर हम लोग सीखने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करना है वो देखिए पहला। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 वेक्टर है, या आप समझिए कि आप हैं और आपको एक दोस्त ने आपको इधर धक्का दे दिया। ठीक है, हम लोग फोर्स अज्यूम कर लेते, ये फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, और एक दोस्त ने क्या किया, आपको इधर खींच लिया। कितने न्यूटन से? 2 न्यूटन से। तो आप देखिए आप पे जो कंबाइन इफेक्ट होगा ये 2 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। और आप बोलिएगा कि मुझे टोटल जो इफेक्ट है वो कितने न्यूटन का है? टोटल इफेक्ट जो है मुझ पे 7 न्यूटन का है। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन जो दोनों फोर्स का डायरेक्शन था वो रिजल्ट का भी वही डायरेक्शन है, ऐसा आप बोलिएगा। नहीं, तो इस बात को हम लोग देख के बोल सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होता है। सम के बराबर होता है। जैसा कि ये 5 था, या 2 था, तो क्या हो गया? 7 हो गया। नहीं, और उनका डायरेक्शन और रिजल्टेंट का डायरेक्शन डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में ही होता है। मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, सीधा। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वो है 6 न्यूटन, और एक वेक्टर जो 6 यूनिट, कोई वेक्टर हो सकता है ना, 6 यूनिट, और एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, वो है 3 यूनिट। और कोई आपसे पूछा कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। 2 वेक्टर जोड़ के जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट। तो इधर जो होगा वो रिजल्टेंट कितना होगा? 9 यूनिट ना। डायरेक्शन भी क्या रह गया? डायरेक्शन भी सेम रह गया, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया? सीधे सीधे ऐड हो गया। तो एक्चुअली रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ए प्लस बी का जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं ना। रिजल्टेंट का मतलब क्या है? वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का रिजल्ट, सम जो होके आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजल्टेंट बोलते हैं। और इस केस में जब 2 वेक्टर क्या हो? सेम डायरेक्शन में हो, यानी उनके बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 2 वेक्टर के बीच में, बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसा केस हो जब 2 वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में हो, उनके बीच का एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, वो सीधे सीधे किसके बराबर होता है? ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। और आर का डायरेक्शन क्या होता है? आर का जो डायरेक्शन होता है वो ए का डायरेक्शन या बी का डायरेक्शन, सब का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कब? जब 2 वेक्टर क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे, तब। ठीक है, समझ में आया कि जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो उनका मैग्नीट्यूड सीधा जुड़ जाएगा। नहीं, और डायरेक्शन भी क्या रह जाएगा? दोनों वेक्टर के डायरेक्शन में ही रह जाएगा।
तो ये हो गया, मैंने इसको स्टेटमेंट में आपको समझने के लिए लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, दो वेक्टर का सम का ये, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। और क्या होगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होएगा तो हम जब जोड़ के लेके आएंगे तो क्या कर लेंगे, दो वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और जोड़ के जो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जोड़ के जो लाएंगे जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। नहीं, अरे आर कैप, आर वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, इट हैज आल्सो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर आर इज वेक्टर आर इज व्हाट, वेक्टर आर इज अ रिजल्टेंट, इट इज आल्सो वेक्टर, सो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नहीं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दो वेक्टर देखिए सेम डायरेक्शन में, मस्त उसको जोड़ दीजिए, डायरेक्शन भी सेम रह गया, कोई इशू नहीं है, सबको फटाफट समझ में आ गया, फटाफट काम हो सकता है। आप पूरा 12th क्लास, जब भी 12th क्लास में जो इसका बहुत भयंकर यूज है, नहीं 11th में तो यूज है ही, 12th में भी भयंकर यूज है, और ये इसका यूज जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक फिजिक्स है, जब तक फिजिक्स पढ़ते रहिएगा तब तक ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसका यूज नहीं कर पा रहे तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स खत्म। नहीं, तो अभी देखिए, अभी जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कब, जब दो वेक्टर क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तब। ठीक है, देखिए हाँ, देखिए ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि आपका आप है और आपका एक दोस्त जो है आपको इधर धक्का मार रहा है, ठीक है, 6 न्यूटन से, और आप एक और दोस्त है जो आपको धक्का मार रहा है कितने न्यूटन से, 3 न्यूटन से। आप किधर जाइएगा, ऑब्वियसली है कि आप इधर जाइएगा, और इफेक्ट कितने न्यूटन का होगा, 3 न्यूटन का होगा, क्योंकि इसके 6 के सॉरी इधर जाइएगा, सॉरी इधर जाइएगा, इधर जाइएगा, इसके 6 के इफेक्ट को इस 3 इफेक्ट ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इफेक्ट कितना का बच गया, 3 का, और आप इधर ही जाइएगा, ऑब्वियसली ये दोस्त जीत जाएगा 3 न्यूटन से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने घटा लिया, यानी कि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा, सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। और मैग्नीट्यूड सॉरी और डायरेक्शन और रिजल्टेंट का डायरेक्शन, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अगर अभी ये बड़ा था तो डायरेक्शन इसका है, अगर ये बड़ा तो डायरेक्शन इसका होता, इसका होता, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है, और कोई वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, ये सेम चीज़ है, देखिए इसको और करके बना रहा हूँ मैं, वेक्टर ए जो है वो इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर बी जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वो अगर मान लीजिए बड़ा है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, नहीं, और ए का, अब तो क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा जो रिजल्टेंट आर होगा, जो ए प्लस बी के बराबर होता है,
जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा? ये आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा ए के मैग्नीट्यूड माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और आर का डायरेक्शन क्या रहेगा? आर का डायरेक्शन वो इक्वल होगा ए के डायरेक्शन के। क्यों भैया? क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और बी के बराबर नहीं होगा, बी का तो उसके अपोजिट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उनका जो मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो उन दोनों के सबसेक्शन के बराबर होगा। डायरेक्शन किसके बराबर होगा? ए और बी में जो बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे कि ये देखिए, एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है। मान लीजिए कि आइए थोड़ा एग्जांपल थोड़ा और इंटैक्ट करते, देखिए ध्यान से। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस ना। अच्छा चलिए, ये वेक्टर ए, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए जो है ये कितने यूनिट का है? एक तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है मान लीजिए कि वो 8 यूनिट है। क्या है? 8 यूनिट। और जो ए का डायरेक्शन है वो किसके डायरेक्शन में है? आई कैप के डायरेक्शन में। सब कोई जानता है, अभी बता दिए हम लोग कि आई कैप जो किसके रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, और एक वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट। और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो रिजल्टेंट आर होगा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा? वो होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जो आर का मैग्नीट्यूड होगा, सॉरी, जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? जो आर का मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी 8 माइनस 2। 8 माइनस 2 कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन वेक्टर आर लिखिएगा, वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर आर का डायरेक्शन जो होगा वो ए के डायरेक्शन में ही होगा, यानी आई कैप के डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि मेरा जो फाइनली आर जो होगा, जो आर किसके बराबर होता है? आर जो होगा वो आर के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई आर के डायरेक्शन के बराबर होगा, जो हम यूनिट वेक्टर पढ़ा रहे थे, ये बताए हुए हैं। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना आया है? मैग्नीट्यूड 6 आया है, और डायरेक्शन क्या है? आई के डायरेक्शन में आया है, तो ये आई का डायरेक्शन, दिस इज आवर रिजल्टेंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिए, तो हमने क्या किया? तो हमने ये समझ लिया कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दीजिए, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा लीजिए। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ लीजिए, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा लीजिए। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत ही नहीं है, जो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही जो है रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन होगा। पर जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा वो उस वेक्टर के डायरेक्शन में होगा जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में ज्यादा बड़ा है। नहीं, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, अब कुछ प्रैक्टिकली बातें करते हैं, प्रैक्टिकली बातें करते हैं। देखिए क्या, जो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, क्या बातें करते हो समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, सबको ये बात तो मालूम ही होगा कि कॉस, पहले काम करते हैं एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर जो है कुछ बातें करते हैं। फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला क्या है वो देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दिक्कत ये बात है कि दोनों वेक्टर ना सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर ना सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में नहीं। वो ए वेक्टर और बी वेक्टर में एक डिफरेंस है। ए का डायरेक्शन किधर है? ए का डायरेक्शन इधर है, यानी ए के डायरेक्शन से बी थोड़ा सा घूमा हुआ है। कितना एंगल से? थीटा एंगल से घूमा हुआ है, यानी कि ना वो सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह के वेक्टर्स को अगर जोड़ना हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस तरह के वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी लॉ को यूज करके हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं। इसी लॉ को यूज करके हम लोग दो वेक्टर्स को
जोड़ते हैं और इस लॉ का काफ़ी यूटिलिटी है ना। ऐसे तो लॉ एक और है, वो लॉ है आपको पैरेललोग्राम लॉ, जो इसी लॉ का थोड़ा एक्सटेंशन है, या इसी लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके उस लॉ को बनाया हुआ है। नहीं, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत ही अच्छा लॉ है, इसको याद रखना चाहिए हम लोगों को, कि हम लोग को फायदा ये करे। देखिए, शुरुआत में जब आदमी फिजिक्स पढ़ता है तो उसको जो है शुरू की बातों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कि बाद में वो बातें भूल ना जाए। वो भूल जाएगा तो फिर उसको बाद में दिक्कत होने लगेगी। तो देखिए, ये मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप ही की भलाई के लिए पढ़ रहे हैं, कि बाद में आपके काम आए। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मैथ के डेफिनेशन के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ कभी भी, डेफिनेशन वगैरह क्या ही चीज़, ठीक है। अभी जो है मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि क्या करने का है। पहला काम करना है क्या है, पहला काम करना है ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। ये स्टेप्स वाइज लिख रहा हूँ कि आपको जो है ये काम ऐसे ही करना है। स्टेप वन क्या कहता है, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर। दूसरा क्या काम करना है, स्टेप टू जो है करना है क्या, ड्रॉ सेकेंड वेक्टर, सेकेंड वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, स्टेप थ्री, ड्रॉ a straight line from tail of first vector to head of second vector. Draw a straight line from tail of first vector to head of second vector. Step 4, put an arrow mark on a straight line, that straight line that straight line that straight line from tail of first vector to head of second vector. Put an arrow mark on that straight line from tail of first vector to head of second vector. This third vector is the resultant of first two vector. This new vector is resultant of first two vectors. आप समझिए इसको क्या कह रहा है, समझिए इसको क्या कह रहा है, और इस फिगर को हम लोग बनाते हैं। चलिए, ये मान लीजिए कि ये मेरा वेक्टर ये था, नहीं ये वेक्टर, ये रेड कलर से जो मार्क किया वेक्टर ये, ठीक है। ये ऑरेंज कलर से जो मार्क किया वो क्या, वो वेक्टर बी। तो कह क्या रहा है वो समझिए, कह रहा है क्या, पहले कह रहा है क्या कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर को ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करिए वो समझिए, जिस तरह वो है वैसे एग्जैक्टली वैसे इसको ड्रॉ कर देना है। जितना बड़ा वो है वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है। तो ये ए वेक्टर हो गया, जैसे था मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। नहीं, अच्छा, उसके बाद क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, ए इतनी लंबाई, इसकी हम लंबाई लेते हैं, मैग्नीट्यूड है भी, ठीक है। डायरेक्शन तो पता ही है, फिगर में दिखाई दे ही रहा है। तो ये ए हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो बी जो है कहता है कि ड्रॉ अ सेकेंड वेक्टर फ्रॉम हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, ये हेड है फर्स्ट वेक्टर का, नहीं ये हेड है फर्स्ट वेक्टर का,
यहीं से क्या करना है, सेकेंड वेक्टर को ड्रॉ करना है और जितना एंगल पर है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका ए। ये एंगल जितना था ये एंगल उतना ही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर तक ड्रॉ होगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। कहता है पुट एन एरो मार्क, एक एरो मार्क रखिए कहां पर, ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन। अच्छा ठीक है, जो एरो होगा वो कैसे मार्क करना है, वो एरो का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एरो यहां लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ दैट, सुनिए थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, है ना, इस लाइन को यहां से मिटाते हैं और यहां लिखते हैं, अच्छा यहां लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो इज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। जो एरो का डायरेक्शन होगा किधर होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड की तरफ। अब तो ये भी क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन भी एक वेक्टर बन गया क्योंकि उसके पास भी लंबाई है और उसके पास भी एरो है। और ये जो थर्ड वेक्टर है ये जो है वो क्या है, वो हमारा रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है, वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्या है, रिजल्टेंट है। तो अभी अगर ए की लंबाई हमको पता है और बी की लंबाई हमें पता है तो हमको सी की, ये जो रिजल्टेंट आया है इसकी भी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। अगर उसकी लंबाई हमें पता नहीं होगी तो हम कैसे कहेंगे कि जो मेरा रिजल्ट आया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। हमको ए की लंबाई पता यानी कि ए का मैग्नीट्यूड पता, बी की लंबाई पता यानी कि बी का मैग्नीट्यूड पता। तो जो थर्ड आया रिजल्टेंट आया वेक्टर ए और बी को जोड़ के उसकी लंबाई अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और अगर हम ये एंगल मालूम चल जाए तो मालूम चल जाए कि रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल पर है तो हमको डायरेक्शन भी लिखने में आसानी होगी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिजल्टेंट जो आया है उसकी लंबाई कितनी है, तो हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो उसको लंबाई को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो देखिए, पहले क्या करेंगे, हम इसको रब करेंगे। क्या करेंगे, इसको रब, आप इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। अच्छी बात। अब देखिए देखिए हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि ये इसकी लंबाई निकालनी है। तो एक काम करते हैं हम लोग करते क्या है, इस पे यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इस लंबाई को हम लोग बोलते हैं x और इस डायरेक्शन को लंबाई को बोलते हैं हम लोग y। और इस एक्स वाई को मालूम करने के चक्कर में पड़ते हैं क्योंकि अगर एक्स वाई मालूम चल जाएगा तो हमको यहाँ से तक, यहाँ तक की लंबाई मालूम चल जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई मालूम चल जाएगी और ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट अंडर, तो हमें क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस की लंबाई भी निकल जाएगी। ऐसा तो हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको निकालने के चक्कर में पड़ रहे हैं। उस छोटे से ट्रायंगल को देखिए, इस छोटे से ट्रायंगल में क्या है कि ये y है, ये x है और ये क्या है, थीटा है और ये हमारे b के बराबर है। अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज y, हाइपोटेनस इज b, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू b साइन थीटा, यानी y का वैल्यू क्या हो गया, b साइन थीटा। अगर हम लोग cos थीटा लेते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, b cos थीटा। तो हमें x मालूम चल गया कितना, b cos थीटा। तो हमें x का वैल्यू मालूम चल चुका है b cos थीटा, हमें y का वैल्यू मालूम चल चुका है b sin थीटा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब हम लोग लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है, वो कहता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ना,
फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है वो? कहता है कि आर का मैग्नीट्यूड यानी आर की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी ये ए प्लस बी कॉस थीटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ये बी को हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बार बार छोटा लिखना ठीक बात नहीं। हाँ, बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो जरा इसे, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? ये जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, ये क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच गया प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए ये वैल्यू तो 1 के बराबर होता है, तो मेरा जो आर का मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर आया। और ये हमारा दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल थीटा है उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हुआ। ये आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मुझे ये एंगल निकालना हो अल्फा, ये एंगल निकालना हो अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। भैया मेरे देखिए परपेंडिकुलर जो है वो बी साइन थीटा है और बेस जो है वो क्या है? वो है ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे हम ये कोई एंगल मालूम चल जाएगा। तो हमें ये दो फॉर्मूला कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी दो फॉर्मूले से हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हमने आज पढ़ा क्या? हमने आज पढ़ा टाइप ऑफ वेक्टर्स, थोड़ा सा बस नॉलेज भर के लिए, और ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ा? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, नहीं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। इतना हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अब जब आप ये सब पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ के शांति से उसको बैठ के जो थ्योरम सब सारा पढ़ लीजिएगा, सारा थ्योरी आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बैठ के इसका प्रॉब्लम करेंगे। एक जो है 1 घंटे या 1.5 घंटे का लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रॉब्लम्स करेंगे। और जब बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का जो आइडिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।